अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पहलगाम में होने वाला हमला अपनी नौयत का कोई पहला हमला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज इस हमले को रोकने में नाकाम हो जाती हैं, तो क्या ये एक सिक्योरिटी फेलियर नहीं होगा? और अगर मैं साथ में ये कहूँ कि इंडिया में होने वाले किसी भी इलेक्शन के करीब इस तरह के इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या इस तरह के इवेंट्स की नौयत पर सवाल उठना शुरू नहीं होंगे? और इस हमले के बाद इंडिया में दोबारा से मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई है। और इमरान खान के वो अल्फाज जो कि वो आरएसएस के बारे में कहा करते थे, या कायद आज़म के वो अल्फाज जो वो कहा करते थे कि इंडियन मुस्लिम्स को थ्रू आउट देयर लाइफ अपनी लॉयल्टी इंडिया के लिए साबित करना होगी, क्या वाकई ये बात सच होने जा रही है? आइए इस बारे में बात करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जो कि कश्मीर का एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक होता है। उस स्पॉट पे टेररिस्ट आते हैं, लोगों से उनकी एथनिक आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं और उसके बाद उन लोगों को मार देते हैं। उनसे कलमे सुने जाते हैं और वहाँ पे मौजूद मर्दों को मारना शुरू कर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन और बाकी 26 हिंदुओं को कत्ल कर दिया जाता है और फैमिलीज़ में आई हुई ख़वातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाता है। और फिर ये टेररिस्ट ये तमाम चीज़ें करने के बाद मोटरसाइकिलों पर इजीली इस वादी से गायब हो जाते हैं और अभी तक उनकी आइडेंटिटी कहीं भी नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ स्केचेस जारी होते हैं और वो कहाँ पे हैं किसी को भी नहीं पता। और इस वाक़ये के बाद आर्मी को पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं, लेकिन FIR होने को 10 मिनट लगते हैं। पहलगाम में ये टूरिस्ट स्पॉट एक ऐसी लोकेशन पे वाक़ है जहाँ पर इजीली एक्सेस नहीं हो सकती, मतलब गाड़ियों से या किसी भी व्हीकल से जाना मुश्किल है, और इसी वजह से आप ट्रैकिंग से या फिर पोनीस के थ्रू इस लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा इस एरिया में मोबाइल सिग्नल्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, डिफ़िकल्टी इन सिग्नल्स और बाकी तमाम कम्युनिकेशन सोर्सेज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी देखने को यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा कश्मीर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान शेयर टेरिटरी है, और कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पिछले 80 साल से टेंशन्स भी चलती हुई आ रही हैं। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और इंडिया 3 जंगें लड़ चुका है, 1948, 1965 और 1999। और हम अपनी इन वीडियोस में आपको ये सारे जंगों की डिटेल बता भी चुके हैं, और मैं इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिसमें मैंने ये आपको वाज़ेह तौर पे बताया है कि किस तरीके से जंग की शुरुआत होती है और किस तरीके से इस जंग का इख्तिताम होता है। इसी वजह से इंडियन कश्मीर में वहाँ के मकामी लोगों की मज़ाहिमत रोकने के लिए इंडिया ने 7 से 8 लाख ट्रूप्स सिर्फ कश्मीर वैली के अंदर डिप्लॉय किए हुए हैं, जो कि तकरीबन 1,06,000 मुरब्बा किलोमीटर या 1,06,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। मतलब इतनी फौज होने के बावजूद भी पहलगाम में ये वाक़या हो जाता है। और अगर मैं आपको इसके साथ ये कहूँ कि सिर्फ पहलगाम में इसी तरह के पिछले 4 वाक़यात हो चुके हुए हैं और उसके बावजूद भी किसी किस्म की सिक्योरिटी की मेक श्योर नहीं थी, तो फिर से दोबारा से इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इस हमले की जिम्मेदारी TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की है कि आर्टिकल 370 की रिमूवल के बाद मोदी हुकूमत ने जानबूझकर नॉन कश्मीरीज की सेटलमेंट वहां पर की और उनको जानबूझकर कश्मीर में सेट किया जा रहा है, जिसके खिलाफ उनका ये कदम एक मैसेज था। लेकिन इंडियन हुकूमत ने शुरू में ही इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया और उसके बाद बहुत सारे फैसले कर दिए। इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी डेलीगेट्स को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया और उनको इंडिया छोड़ देने का हुक्म दे दिया गया। इसी तरीके से इंडिया में आए पाकिस्तानी लोगों को भी इंडिया छोड़ देने का कह दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, पाकिस्तान से तमाम किस्म के बिजनेसेस बंद कर दिए गए, और सबसे अहम सिंध तास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी, ये वो ट्रीटी थी जो कि जंगों की सिचुएशन में भी कभी बंद नहीं हुई थी, इंडिया ने वो भी सस्पेंड। और इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होने से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या इंपैक्ट होंगे वो अब किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसके बाद पाकिस्तान ने भी रिएक्शन दिया और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर दी। ये ऐलानात होना और इस तरह की बातें होना, डिप्लोमेसी ब्रेक आ जाना मामूल की बात है, लेकिन इसके बाद बातें शुरू जंग की हो जाती हैं और 6 साल के बाद LOC के ऊपर क्रॉस फायरिंग स्टार्ट। इसके साथ इंडियन पब्लिक भी इस वाकये के जज्बात में आकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देने की बातें करना शुरू कर देते हैं। कीबोर्ड वॉरियर तो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की बातें कर रहा है। कोई कह रहा है कि इनका पानी बंद कर दो, तो कोई कह रहा है कि किसी शहर यानी कि लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में जाके वो XYZ एक्टिविटीज़ करेंगे, पाकिस्तान की एंड हो चुका है ये वो सब। जबकि दूसरी तरफ इंडिया में हिंदू मुस्लिम फसादात भी दोबारा से शुरू हो चुके। बेशक इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने इस वाक़ये के लिए इज़हार यकजहती भी किया और इस टेररिस्ट एक्ट के खिलाफ उन्होंने पुरअमन रैलीज भी निकाली, और मगर RSS या BJP लीडर्स जो मुख्तलिफ लोकेशंस पर हरकतें कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। कई लेडी डॉक्टर्स पेशेंट का ये कह के इलाज नहीं कर रही कि वो मुसलमान है। कई BJP के लीडर्स की जानिब से मस्जिदों की दहलीज के ऊपर पाकिस्तान के झंडे पेंट किए जा रहे हैं।
और कहीं कश्मीरियों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये स्पोर्ट ही ऐसा है, यहाँ पर टूरिज्म नहीं होनी चाहिए। ये मेरा आखिरी विजिट था कश्मीर के अंदर, मतलब 6 साल के बाद भी कश्मीरी अभी तक इंडिया में मेन स्ट्रीम ही नहीं हो सके। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो 2019 में आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद वो मीडिया के ऊपर एक बात बार बार रिपीट किया करते थे, आरएसएस की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है और इमरान खान ये बात खुद करते थे, बल्कि इसको छोड़ के अगर आप ये खुद भी देखें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आरएसएस तब के नाजी से इंस्पायर थे। नाजी जो कि एथनिक क्लिनजिंग में बहुत ज़्यादा आगे थे और आर्यन नस्ल के अलावा किसी और नस्ल को जर्मनी के अंदर वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मतलब अगर आज का एक शख्स जो क्रिश्चियन है और उसका दादा या परदादी यहूदी थे, उनके ऊपर भी नाजीज बहुत ज्यादा जुल्म उठाया करते थे। मतलब एक सुपीरियर रेस के लिए जर्मनी के अंदर काम किया जा रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि राम मंदिर का इशू उठाकर किस तरीके से बीजेपी ने 80s के अंदर अपना वोट बैंक इंक्रीज किया था। और इसी तरीके से गुजरात इंसिडेंट, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज में बैन भी लग चुका हुआ था। और 2014 में उनकी हुकूमत आने के बाद पूरे इंडिया में ये काम होना शुरू हो चुके थे और मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और इवन के मूवीज के अंदर भी एक सुपीरियर आइडियोलॉजी का प्रचार होता हुआ डोमिनेंसी के साथ नजर आना शुरू हुआ। मूवीज, पॉडकास्ट और यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भी सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की बातें की जाने लगी और गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी से इख्तलाफ करता हुआ कोई भी लीडर, कोई भी शख्स अगर कहीं यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर कोई कमेंट करता था तो उसको भी कड़े हाथों लिया जाने लगा। अब ये एक ऐड देखें। ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना, पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। ये ऐड जिसमें डाइवर्सिटी को बेस बनाकर एक मैसेज दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर लड़की जो कि हिंदू होती है और उसके ससुराल वाले मुसलमान होते हैं, इसी बात को बेस बनाकर इस ऐड को बंद कर दिया जाता है और पूरे मुल्क के अंदर फसाद बरपा हो जाते हैं। और यही नहीं, मुखालिफ पार्टी की आइडियोलॉजी को सिरे से ही गलत कहकर ठुकरा दिया जाता है। मतलब अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी के ऊपर सपोर्ट करते हैं और दूसरा शख्स, आपका दोस्त, आपका भाई या कोई भी आपका रिलेटिव दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हो, तो ये एक इख्तलाफ है, एक इल्मी इख्तलाफ है, एक नज़रियाती इख्तलाफ है, जिसको सिर्फ और सिर्फ इल्म से या नज़रिए से आप रद्द कर सकते हो और एट द एंड ऑफ द डे आप हाथ मिलाकर उसके साथ अपने नॉर्मल ताल्लुकात को वैसे चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तमाम चीज़ें भी अफेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी तरीके से अगर नॉर्मल फ्लो से हट के कुछ डिफरेंट आइडियोलॉजी के ऊपर कोई मूवी भी बन जाए तो उस मूवी को भी कड़े हाथों लिया जाने लग रहा है। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि जब पब्लिक में ये तमाम ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते करते एक हद को क्रॉस हो जाएँ और पब्लिक में मोदी हुकूमत के अगेंस्ट बात होना शुरू हो जाए तो फिर इस तरह के इंसिडेंट से यूनिटी के लिए काम लिया जाने लगता है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहलगाम का वाकया होता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी फेलियर है, बेशक उसके पीछे कोई भी इन्वॉल्व है। अब सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाने की बजाय कि टैक्स पेयर का पैसा सिक्योरिटी के ऊपर क्यों नहीं लगा या उस टाइम पे वहां पे सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, एक ऐसा स्पॉट या एक ऐसी जगह जहां पर पहले भी कई वाकयात हो चुके हुए हैं, उसी जगह पर इस तरह का वाकया होना, सिक्योरिटी अपने कंट्री से, अपने स्टेट से या फिर अपनी हुकूमत से की जाए, वहां पर पाकिस्तान का नैरेटिव बनाकर एक डाइवर्ट क्रिएट कर दिया जाता है। और ये साइकोलॉजी बहुत पुरानी है कि जब भी किसी मेन बात के ऊपर लोगों की तवज्जो इकट्ठी हो रही हो तो बिल्कुल उसी नौयत की कोई और बात कर दी जाए जहां पर तमाम लोगों की डाइवर्जन उधर ही हो जाए। अपने मुल्क के हालात ही देख लें। और इस बार वो सब कुछ किया गया, वो सब कुछ कहा गया जिससे लोगों के जज्बातों को, लोगों की तमाम गुस्से को सेटिस्फेक्शन मिल सके और इस तरीके से एक नैरेटिव सक्सेसफुल भी हुआ। पाकिस्तान में पिछली 2 दहाइयों से ऐसा वक्त देखा है जहां पर पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल किया। सिक्योरिटी वाइज पाकिस्तान में 70,000 सिविलियंस अपनी जानों से जा चुके हैं और उनका कसूर ही कुछ नहीं था। एक जगह पे वो अपने घर से कुछ सामान लेने जा रहे थे, कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो जाता था। 2009 में श्रीलंकन टीम के ऊपर एक अटैक होता है और उसके बाद 15 साल के लिए पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऑफिशियल्स बहुत जोर लगाते हैं और फाइनली जिम्बाब्वे की टीम से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट होते होते 2025 एक सक्सेसफुल इवेंट होता है। लेकिन आज भी तमाम टीमों को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है और उनके पीछे बिल्कुल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स ट्वीट करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं देखा। यह सिर्फ एक अटैक की वजह से होता है। एक अटैक के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस इस कदर मुतहर्रिक हो जाती हैं कि उसके बाद अब तक हालात मामूल पर भी आने के बावजूद भी अभी तक सिक्योरिटी फुल अलर्ट है। लेकिन इसी जगह जहां पहलगाम में पहले भी 4 वाकयात हो चुके हैं, क्योंकि पहलगाम एक ऐसा स्पॉट है जहां पर अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री जुलाई के महीने में इस जगह को क्रॉस करते हैं, तो मल्टीपल इवेंट्स और मल्टीपल इंसिडेंट्स के बावजूद भी ये एक सिक्योरिटी फेलियर था। लेकिन अब देखना यह है कि डिप्लोमेसी और बाकी तमाम चीज़ें अपना रोल कहाँ पर प्ले करती हैं और ऊँट किस करवट बैठता है।